हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन एज को पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपको पूरी एज के बारे में बताऊंगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विक्टोरियन एज 1830 के आसपास शुरू हुई थी और 1890s में ख़त्म होनी शुरू हो गई थी। इस एज का नाम क्वीन विक्टोरिया पर रखा गया है, जो 1837 से 1901 तक इंग्लैंड की क्वीन बनी थी। हालांकि ये 1837 में क्वीन बनी थी, लेकिन विक्टोरियन एज की शुरुआत कुछ साल पहले 1830 में शुरू हो चुकी थी। क्वीन विक्टोरिया के रूल में इंग्लैंड में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कहीं कोई लड़ाई नहीं हुई। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था इंग्लैंड का। दोस्तों, 1877 में क्वीन विक्टोरिया इम्प्रेस ऑफ इंडिया बन चुकी थी। इम्प्रेस कहते हैं महारानी को। दरअसल हुआ क्या था, 1857 में पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। आपको पता होगा 1857 में पहला विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ों ने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े पैमाने पर उनके अगेंस्ट रेबेलियन होगा। तो रेबेलियन के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से गवर्नेंस ले ली गई और क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस बना दिया गया इंडिया का। और अब इंडिया की गवर्नेंस भी ब्रिटिश सरकार के पास में शिफ्ट हो गई थी। दोस्तों, विक्टोरियन एज आते आते मोनार्क की पावर्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई थी। ब्रिटेन में अब पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर आ गई थी। जैसे इंडिया में हम लोग ने आज़ादी के बाद बहुत सारा ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है, और हमारे यहाँ भी सेम यही रूल है कि प्रेसिडेंट के पास पावर कम होती है, लेकिन जो पार्लियामेंट होता है उसके पास होती है मेन पावर। पार्लियामेंट से चलता है देश। तो यही सिस्टम ब्रिटेन में भी हो गया था। जिस तरह से इंडिया में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं थी, बहुत लिमिटेड पावर हैं, उसी तरह ब्रिटेन में मोनार्क की पावर्स भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई थी। दोस्तों, ब्रिटेन ने अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए थे, और ये ज़माना था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। विक्टोरियन एज में एक तो क्या हुआ कि डेमोक्रेसी बहुत बढ़ गई थी। मैंने आपको बताया कि मोनार्क की पावर्स लिमिटेड हो गई और पार्लियामेंट के पास चली गई पावर्स। तो हुआ क्या कि डेमोक्रेसी बढ़ने लगी और साइंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था। आपको पता होगा कि चार्ल्स डार्विन्स की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी 1859 में आई थी। इस थ्योरी में उन्होंने कहा था कि इंसान पहले बंदर था और फिर धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होने शुरू हो गए और आज वो इतना काबिल बन गया। दोस्तों, इस थ्योरी की वजह से इंग्लैंड में बहुत सारे लोग अथीस्ट होने लग गए। उनका रिलीजन के ऊपर से विश्वास ख़त्म होने लगा। सोसाइटी में सेकुलरिज्म फैल रहा था, मॉडर्निज्म की शुरुआत हो रही थी और लोग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से सवाल करने लग रहे थे। क्रिश्चियन धर्म में पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी बंदिशें कम होने लगी थीं। लेडीज़ भी फैक्ट्रीज में काम करने लगी थीं। पहले लेडीज़ को भी घर में रखा जाता था। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में और साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था। दोस्तों, विक्टोरियन एज में इंग्लैंड सबसे ज़्यादा डेवलप था। इनफैक्ट पूरी दुनिया में इंग्लैंड की हुकूमत चलती थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन तो बहुत बाद में पावरफुल बने हैं। उस ज़माने में अमेरिका को तो कोई जानता भी नहीं था, सिर्फ इंग्लैंड का नाम चल रहा था और बहुत सारे इन्वेंशंस हो रहे थे। जैसे स्टीम इंजन आ गया था। स्टीम इंजन से आप जल्दी से जल्दी गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते थे। इसके अलावा टेलीफोन भी बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर भी इसी एज में बनाया था। और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में भी मशीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था। ऐसा माना जाता है कि जो डेवलपमेंट पिछले 300 साल में हुआ था, उतना डेवलपमेंट विक्टोरियन एज में सिर्फ 30 सालों में हुआ है। मतलब 30 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है ना, उतना डेवलपमेंट पिछले 300 सालों में हुआ था। 300 सालों का डेवलपमेंट और 30 साल का डेवलपमेंट बराबर है। सोच के देखिए। दोस्तों, इन डेवलपमेंट्स और इन्वेंशंस की मदद से ब्रिटिशर्स को भी बहुत ज़्यादा आसानी हो रही थी नई नई कॉलोनीज़ बनाने में और लोगों को कंट्रोल करने में। नई नई तरह के हथियार बनाए जा रहे थे, बंदूकें बनाई जा रही थीं। आपने फिल्म्स में देखा होगा पुराने ज़माने में किस तरह के हथियार हुआ करते थे। लेकिन साथ ही साथ इस डेवलपमेंट की वजह से ज़िंदगियां बहुत बेकार होती जा रही थीं।
एक तो स्लेवरी बहुत बढ़ गई थी, चाहे वो इंग्लैंड में हो या फिर हिंदुस्तान, अफ्रीका जैसे गुलाम देशों में हो, स्लेवरी बढ़ रही थी। वर्कर्स की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। एक अमीर इंसान अमीर होता जा रहा था और एक गरीब इंसान गरीब होता जा रहा था। हालांकि इंग्लैंड में 1833 में द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी करके एक कानून भी बनाया गया था गरीबों की कंडीशन को सुधारने के लिए, पर इसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ। 1833 में फैक्ट्री एक्ट भी लाया गया था, जिसके तहत कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गरीबों की कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड में चार्टिज़म मूवमेंट शुरू किया गया था। 1836 के आसपास की बात है, और 1838 से 1848 के बीच में ये मोस्ट एक्टिव था। ये मूवमेंट चार्टिज़म वर्किंग क्लास का मूवमेंट था, और इस मूवमेंट का एम था पॉलिटिकल राइट्स को गेन करना। वर्किंग क्लास चाहते थे कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हों और उनकी हालात को सुधारा जाए। 1840s में गरीबों की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि 1840s को कहा जाता है द हंग्री 40s। दोस्तों, मैंने आपको चंद मिनट्स में विक्टोरियन एज का बैकग्राउंड देने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। लाइक करो ताकि हम इसी तरह आपके लिए और भी वीडियोस बना सकें। चलिए, अब हम बात करेंगे लिटरेचर की। दोस्तों, विक्टोरियन एज में सबसे पॉपुलर जॉनरा था नॉवल। विक्टोरियन एज से पहले जो रोमांटिक एज थी, उसमें नॉवल को बहुत बुरा माना जाता था। और रोमांटिक एज में ऐसा माना जाता था कि जो बेकार और छोटा मोटा राइटर होता है ना, जिसका कुछ नहीं होता बस का, वो नॉवल को लिखता है। लेकिन विक्टोरियन एज में ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ तक कि विक्टोरियन एज को रिप्रेजेंट नॉवेलिस्ट ने ही किया है। जैसे रोमांटिक एज पोएट्स के लिए जानी जाती है, इसी तरह विक्टोरियन एज नॉवेल्स के लिए जानी जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पोइट्री में कोई काम नहीं हुआ। विक्टोरियन एज में पोइट्री में बहुत काम हुआ है, लेकिन पोइट्री नॉवेल से ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि विक्टोरियन एज के लिटरेचर को किन किन चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया था। सबसे पहले है मिडिएवलिज्म। मिडिएवलिज्म मतलब मिडल एज के जो वर्क्स लिखे गए थे, उन वर्क से विक्टोरियन एज के राइटर्स इंस्पायर हो रहे थे। मिडल एज बहुत पुरानी थी, एलिजाबेथन एज से पहले की थी। दूसरा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर राइटर्स ने बढ़ चढ़कर लिखा था। बहुत सारे लिटरेचर में आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिलेगा। उसके बाद है डार्विनियन थ्योरी। इन महाशय का मानना था कि इंसान पहले बंदर था, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। इसके बाद है ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर भी विक्टोरियन एज में बहुत बड़ा बन चुका था, उसका असर भी लिटरेचर पर पड़ा। देखिए, लिटरेचर जो होता है ना, सोसाइटी का मिरर होता है। जो कुछ भी सोसाइटी में चलेगा, वो सब कुछ आपको लिटरेचर में भी मिलेगा। और इसके अलावा लिटरेचर में डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा था। नए नए तरह के स्टाइल्स, थीम्स, जॉनरस का इमर्जेंस हो रहा था, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन बहुत बढ़ गया था। तो चलिए, सबसे पहले हम विक्टोरियन पोएट्स को देखते हैं। 3 पोएट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और मैथ्यू अर्नोल्ट। ये 3 पोएट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। इनका जन्म हुआ था 6 अगस्त 1809 और डेथ हुई थी 6 अक्टूबर 1892 में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एलिजाबेथन एज में जो रिस्पेक्ट स्पेंसर की थी, जो रिस्पेक्ट स्पेंसर को मिली थी एलिजाबेथन इंग्लैंड में, वही सेम रिस्पेक्ट, वही सेम रुतबा टेनिसन को भी मिला था विक्टोरियन एज में। आप टेनिसन को विक्टोरियन एज का स्पेंसर मान सकते हो। टेनिसन वॉज टू विक्टोरियन इंग्लैंड वॉट स्पेंसर हैड बीन टू एलिजाबेथन इंग्लैंड। बहुत सारे क्रिटिक्स ने इन्हें जॉन मिल्टन से भी कंपेयर किया है। दोस्तों, टेनिसन ने बहुत जल्दी राइटिंग में करियर शुरू कर दिया था। टेनिसन जब स्टूडेंट थे, 20 साल की उम्र थी उनकी, तब उन्हें चांसलर का गोल्ड मेडल मिला था कैम्ब्रिज में। इन्होंने एक पोएम लिखी थी टिम्बुक्टू, उसके लिए गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद टेनिसन ने एक के बाद एक कमाल के वर्क्स को लिखा। दोस्तों, टेनिसन रोमांटिसिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि टेनिसन के बचपन में रोमांटिक एज अपनी पीक पर थी।
इसके अलावा टेनिसन ने क्लासिकल लिटरेचर को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसका असर हमें इनकी राइटिंग्स में देखने को मिलता है। टेनिसन रिलीजियस पर्सन थे और बहुत अच्छा फेथ था इन्हें क्रिश्चियनिटी के ऊपर। दोस्तों, उस ज़माने में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी मॉडर्न हो रही थी, सेकुलराइज्ड हो रही थी और लोगों का धर्म के ऊपर से धीरे धीरे विश्वास उठ रहा था। लेकिन टेनिसन को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनका मानना था कि ट्रेडिशन मॉडर्न से बहुत अच्छा है। राइटर्स जो थे ना, ज़्यादातर राइटर मॉडर्न और ट्रेडिशन में कंफ्यूज थे, लेकिन ज़्यादातर पोएट्स ट्रेडिशन को मानते थे, मॉडर्न उन्हें इतना पसंद नहीं आ रहा था और टेनिसन भी उन्हीं में से एक थे। 1850 में टेनिसन को पोएट लॉरियट बनाया गया था। याद रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ थे इनसे पहले और विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद इनको बनाया गया था 1850 में। और जब तक टेनिसन की डेथ नहीं हुई थी 1892 में, तब तक पोएट लॉरियट टेनिसन ही रहे थे। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लगभग 60 साल तक राइटिंग्स करी हैं, बहुत बड़ा नंबर है ये। और इनका एक क्रिटिक थे स्ट्रॉफर्ड ब्रूक। स्ट्रॉफर्ड ब्रूक टेनिसन के बारे में लिखते हैं, फॉर मोर देन 60 years he lived close to the present life of England as far as he was capable of comprehending and sympathizing with its movements, and he invoked what he felt concerning it into his poetry. दोस्तों, टेनिसन ने लॉक्सले हॉल नाम की एक पोएम लिखी थी और 1842 में इसको पब्लिश किया गया था। ये पोएम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें टेनिसन ने साइंस, कॉमर्स और मॉडर्न ज़माने को सपोर्ट किया है। मैंने आपको अभी बताया था कि टेनिसन सोसाइटी में हो रहे चेंजेस से ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने साइंस की बात करी है। लेकिन कुछ सालों के बाद टेनिसन इस पोएम का एक सीक्वल लिखते हैं, लॉक्सले हॉल 60 years आफ्टर। 1886 में इसे पब्लिश किया गया था और यहाँ पर कहानी बिल्कुल अलग है। टेनिसन यहाँ पर बोलते हैं कि साइंटिफिक डेवलपमेंट रिलीजन के फाउंडेशंस के लिए एक ख़तरा बन चुकी है। साइंस हमारे फेथ को कमज़ोर कर रही है और कॉमर्स हमारे अंदर लालच को बढ़ाने का काम कर रही है। तो आपको दोनों वर्क्स में अलग अलग टेनिसन मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ टेनिसन नहीं बल्कि इंग्लैंड के और राइटर्स भी थे जिन्होंने बाद में अपने ओपिनियंस को बदल दिया था। दरअसल ज़माना इतनी तेज़ी से बदल रहा था कि राइटर्स भी कंफ्यूज हो गए थे। टेनिसन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है इन मेमोरियल। इन मेमोरियल मतलब इन मेमोरी ऑफ समवन। मैं आपको बता दूं, टेनिसन के एक बहुत अच्छे दोस्त थे AHH, आर्थर हेनरी हेलम। इनकी डेथ हो गई थी 1833 में और ये सिर्फ 22 साल की उम्र में गुजर गए थे। क्वीन विक्टोरिया को ये वर्क बहुत पसंद आया था और क्वीन ने खुद टेनिसन से इस वर्क की तारीफ करी थी। क्वीन विक्टोरिया खुद AHH की डेथ से बड़ा परेशान थी और उन्होंने कहा था कि आपके इस वर्क से मुझे भी बहुत राहत मिली है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि टेनिसन में आपको रोमांटिसिज्म मिलेगा, लेकिन टेनिसन और वर्ड्सवर्थ में थोड़ा बहुत डिफरेंस था। हालांकि दोनों ने नेचर पर लिखा है, लेकिन दोनों का नज़रिया अलग अलग है नेचर को देखने का। वर्ड्सवर्थ ने हमेशा नेचर की तारीफ करी है, लेकिन टेनिसन का मानना था कि नेचर है तो बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन ब्यूटी के साथ साथ ये क्रूएल भी बहुत है। ये कभी किसी को बख्शता नहीं है, बहुत जालिम है। टेनिसन नेचर को एक साइंटिस्ट की नज़र से देखते थे और इसी वजह से टेनिसन की अप्रोच ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ को सिर्फ ब्यूटी दिखती थी नेचर में, लेकिन टेनिसन को ब्यूटी के साथ साथ क्रूएल्टी भी दिखती थी। जैसे कहीं पर क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ आना क्या है, वो भी तो एक नेचर का हिस्सा है। अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक भी तो नेचर का एक हिस्सा है, लेकिन क्या आप उसको ब्यूटी कहोगे? पोइट्री के अलावा टेनिसन ने 3 प्लेस को भी लिखा था, क्वीन मैरी, हेरोल्ड और बेकेट। हालांकि इन तीनों प्लेस को परफॉर्म नहीं किया गया था, लेकिन इन प्लेस से हमें टेनिसन की काबिलियत और पावर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन का पता लगता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि टेनिसन क्लासिकल लिटरेचर से बड़ा इन्फ्लुएंस थे। तो टेनिसन ने 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे थे जिनमें ग्रीक और रोमन लेजेंड्स की बात हो रही है, टाइटेनस, द लोटस ईटर्स और यूलिसिस। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की।
कमाल के पोएट थे। 1812 में इनका जन्म हुआ था और 1889 में चल बसे। रॉबर्ट ब्राउनिंग भी टेनिसन जितने ही बड़े पोएट थे। इनका पहला वर्क था पॉलाइन और इनका पहला ही वर्क सक्सेसफुल हो गया था। सक्सेस को देखकर ब्राउनिंग ने डिसाइड किया कि अब वो राइटिंग में ही अपना करियर बनाएंगे। इसके बाद ब्राउनिंग ने पैरासिल्सिस, स्ट्रैफोर्ड बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स जैसे कुछ बहुत ही फेमस वर्क्स को लिखा और 1846 में इन्होंने एलिजाबेथ बैरेट से शादी कर ली थी। एलिजाबेथ बैरेट खुद एक बहुत ही कमाल की पोएटेस थी विक्टोरियन एज की। इनफैक्ट जब ब्राउनिंग ने शादी करी थी ना एलिजाबेथ से, उस वक्त ब्राउनिंग से भी ज़्यादा बड़ी पोएटेस थी ये। ब्राउनिंग से ज़्यादा रेपुटेशन थी इनकी। ब्राउनिंग को अभी उतनी सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन बाद में एलिजाबेथ बैरेट ने अपनी फेम को खो दिया था और रॉबर्ट ब्राउनिंग का ज़माना शुरू हो गया था। दोनों ने 15 साल हैप्पीली गुजारे और फिर 1861 में एलिजाबेथ बैरेट की डेथ हो जाती है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को एलिजाबेथ बैरेट के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला। इन्होंने एलिजाबेथ के साथ रहकर क्रिसमस ईव एंड ईस्टर डे को लिखा था 1850 में, और मैन एंड वीमेन को भी लिखा था 1855 में। दोस्तों, बहुत से हिस्टोरियंस और क्रिटिक्स का मानना था कि ब्राउनिंग के वर्क्स में बहुत से डिफेक्ट्स हैं, लेकिन जब आप इतने बड़े पोएट होते हो ना, तो छोटे छोटे डिफेक्ट्स आपके इग्नोर कर दिए जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग जाने जाते थे ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। जितना फेमस और डेवलप्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग को ब्राउनिंग ने किया है, शायद ही किसी और ने किया हो इंग्लिश लिटरेचर में। मोनो का मतलब होता है एक, और लॉग लिया गया है डायलॉग से। डायलॉग के लास्ट में आता है ना, वहाँ से लिया गया है। तो मोनोलॉग का मतलब होता है कि जब एक ही कैरेक्टर सारे डायलॉग्स को बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 3 कैरेक्टर्स हैं, जॉन, माइक और हेनरी। सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। और इन तीनों लोगों की कहानी में सारे डायलॉग्स जॉन बोलेगा। लेकिन याद रहे, जॉन के डायलॉग्स इस तरह से लिखे जाएंगे कि आपको माइक और हेनरी के बारे में भी पता लग जाएगा। बात आ रही है समझ में? जब जॉन बोलेगा तो वो इस तरह से बोलेगा कि आपको माइक और हेनरी के बारे में भी पता लग जाएगा। हालांकि हेनरी और माइक अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ वो जॉन की बात को सुनते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में पता लग जाएगा। एक रीडर को पूरी कहानी के बारे में पता लग जाता है सिर्फ एक कैरेक्टर से, उसको कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक बहुत फेमस वर्क है एंड्रिया डेल सार्टो। इसमें एक पेंटर होता है जो पूरी पोयम में अपनी कहानी बताता है, लेकिन इसकी कहानी सुनकर आपको बाकी कैरेक्टर्स के बारे में पता लग जाएगा। इसकी कहानी सुनकर आपको पूरी कहानी पता लग जाएगी। मैंने बना रखी है बहुत पहले इसके ऊपर वीडियो, आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा। इसी तरह माय लास्ट डचेस भी बहुत फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। पॉरफेरियाज लवर बहुत फेमस है। पॉरफेरियाज लवर में तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने मेल डोमिनेंस को क्रिटिसाइज किया है। रिलेशनशिप में क्या होता है कि मेल डोमिनेंस चलता है, उसको क्रिटिसाइज किया है। इसमें एक लवर होता है और वो अपनी बिलविड पॉरफेरिया का गला घोंटकर उसको जान से मार देता है। मरने के बाद वो जस्टिफिकेशन भी देता है कि उसने पॉरफेरिया को क्यों मारा और क्यों वो सही है। एक तो गलती करी और फिर बता रहा है कि वो गलती उसकी क्यों सही है। तो इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है मैंने, चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट पोएट के बारे में बताऊंगा, मैथ्यू अर्नोल्ड। इनका जन्म हुआ था 1822 में और डेथ हुई थी 1888 में। दोस्तों, मैथ्यू अर्नोल्ड का मानना था कि जितनी भी बेहतरीन पोइट्री है वो सब इम्पर्सनल है, और इन्होंने खुद भी बहुत कम पर्सनल पोएम्स को लिखा है। मैथ्यू अर्नोल्ड का पोइट्री लिखने का स्टाइल विक्टोरियन एज के बाकी पोएट्स से बिल्कुल अलग था। इनकी थ्योरी ना तो विक्टोरियन एज के पोएट्स से मिलती थी और ना ही रोमांटिक एज वालों से मिलती थी। इनका ऐसा मानना था कि जब एक पोएट पोइट्री को कंपोज करने के लिए बैठता है तो फिर वो एक अलग ही इंसान बन जाता है। वो अपने आप को, अपनी दुनिया को, अपने एनवायरनमेंट को, सबको छोड़ देता है और एक अलग इंसान बन जाता है, एक अलग दुनिया में चला जाता है। द पोएट escapes from himself and from the conditions of his own world। दोस्तों, मैथ्यू अर्नोल्ड ग्रीक्स को बड़ा पसंद करते थे।
लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ता है और कोई भी ज़्यादा चीज़ अच्छी ही नहीं होती। मैथ्यू अर्नोल्ड के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ग्रीक्स की वजह से ऑलमोस्ट इनका करियर बर्बाद होने वाला था। इनके कुछ वर्क्स हैं जैसे सोराब एंड रुस्तम, ट्रिस्ट्रम एंड आइसेल्ड, बाल्डर डेड, एम्पिडोकल्स ऑन एटना। टाइटल ही पढ़कर आप समझ सकते हो कि सभी वर्क्स में आपको ग्रीक हिस्ट्री का इन्फ्लुएंस मिलेगा। मैथ्यू अर्नोल्ड का बेस्ट वर्क है उनकी शॉर्ट पोएम्स जैसे डोवर बीच, द स्कॉलर जिप्सी। दोस्तों, मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने करियर के आखिरी दिनों में प्रोज लिखना शुरू कर दिया था। मैथ्यू अर्नोल्ड पोइट्री से दूर जा रहे थे और इन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डेवलप करने में बहुत बड़ा काम किया है। आपने कल्चरल क्रिटिसिज्म का नाम सुना होगा। कल्चरल क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही शुरू किया था। इनका एक वर्क था कल्चर एंड अनार्की, 1869 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा इन्होंने एसेज इन क्रिटिसिज्म लिखा था जिसके 2 एडिशन हैं, 1865 और 1888। इसी दौरान इन्होंने द स्टडी ऑफ पोइट्री को भी लिखा था 1880 में। दोस्तों, अर्नोल्ड का ऐसा मानना था कि कुछ ग्रेट पोएट्स के स्टैंडर्ड से सभी वर्क्स को जज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कोई गाना गाता हूँ मैं, ठीक है, आपके सामने कोई गाना गा रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ आप अरिजीत सिंह और आतिफ असलम जैसे बड़े बड़े सिंगर्स से कंपेयर करोगे और देखोगे कि मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ। उनकी आवाज़ के बेसिस पर मेरी आवाज़ को जज करोगे आप। इसी तरह शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ जैसे बड़े बड़े पोएट्स ने जो काम किया है, जो पोइट्री लिखी है, उनकी पोइट्री से सभी वर्क्स को जज करो। फिर पता लगेगा कि उस वर्क में कितना दम है, कितना उसका स्टैंडर्ड है। अर्नोल्ड का मानना था कि शेक्सपियर, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ टच स्टोन है। टच स्टोन समझते हो, एक पत्थर होता है जिससे सोने को तराशा जाता है। टच स्टोन बताता है कि सोना किस क्वालिटी का है। तो लिटरेचर में ये तीनों टच स्टोन हैं। इन तीनों के वर्क्स से बाकी सभी राइटर्स के वर्क्स को जज किया जाए। तो दोस्तों, इन सभी वर्क्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म को ग्रो करने में। अब मैं आपको थोड़ा सा द प्री रैफेलाइट्स के बारे में बताऊंगा। ये एक ग्रुप था पोएट्स का, पेंटर्स का, क्रिटिक्स का, मिक्स ग्रुप था ये आर्टिस्ट का, और 1848 में इस ग्रुप को इस्टेब्लिश किया गया था। इनको द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस ग्रुप में अलग अलग तरह के आर्ट थी। इसी वजह से विक्टोरियन एज के बाद इस ग्रुप को सब लोग भूल चुके थे। धीरे धीरे यह ग्रुप ख़त्म हो गया था। हालांकि ये एक आर्टिस्टिक मूवमेंट था, लेकिन इस ग्रुप ने लिटरेचर को भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है। इस मूवमेंट में एक नोशन बहुत पॉपुलर किया गया था, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। दोस्तों, प्री रैफेलाइट्स भी विक्टोरियन एज में हो रहे डेवलपमेंट के खिलाफ थे। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि पोएट ट्रेडिशन की तरफ जा रहे थे, मॉडर्न ज़माने को पसंद नहीं कर रहे थे। इसी तरह जो लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए थे वो लोग भी मॉडर्न ज़माने को पसंद नहीं कर रहे थे। आपने एक बहुत बड़े पेंटर का नाम सुना होगा, रफ़ाइल। इटली में रहते थे ये। इनका नाम आपने सुना होगा। 1483 में पैदा हुए थे। तो जो ये ग्रुप था द प्री रैफेलाइट का, ये ग्रुप रफ़ाइल से पहले के आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस था और इसी वजह से इसका नाम है प्री रैफेलाइट। प्री मतलब पहले, तो यहाँ पर प्री रैफेलाइट का मतलब है रफ़ाइल से पहले के जो आर्टिस्ट थे उनसे इन्फ्लुएंस होना। इन लोगों ने मिडिएवलिज्म को सपोर्ट किया था और ये भी चाहते थे कि विक्टोरियन एज में मिडिएवलिज्म लौट कर आ जाए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट के बारे में जिनका नाम है जीएम हॉपकिंस। हालांकि इन्होंने अपनी पोइट्री को 1870s और 1880s में लिखा था, लेकिन इनके वर्क्स को 1918 में पब्लिश किया गया था। हॉपकिंस की डेथ के बाद इनके एक क्लोज फ्रेंड थे रॉबर्ट ब्रिजेस। रॉबर्ट ने 1918 में इनके वर्क्स को पब्लिश करवाया था। दोस्तों, इसी वजह से जीएम हॉपकिंस को कहा जाता है कि ये एक ब्रिज हैं जो विक्टोरियन एज को मॉडर्न एज में ले आए। देखो, वर्क्स तो विक्टोरियन एज में लिखे इन्होंने, लेकिन पब्लिश कब हुए? पब्लिश हुए मॉडर्न एज में। तो इनके जो वर्क्स का इन्फ्लुएंस है ना, वो विक्टोरियन एज पर नहीं पड़ा। इनके वर्क्स का इन्फ्लुएंस पड़ा मॉडर्न एज के ऊपर। आपने टीएस एलियट का नाम सुना होगा।
इतने बड़े पोएट भी जेएम हॉपकिंस से इन्फ्लुएंस हुए थे मॉडर्न एज में। बहुत से डिबेट्स भी हुए हैं इस बात को लेकर। क्रिटिक्स को समझ नहीं आता कि हॉपकिंस को लेट विक्टोरियन पोएट कंसिडर करें या फिर मॉडर्न 20th सेंचुरी पोएट कंसिडर करें। हॉपकिंस की पोइट्री में आपको रिलीजन मिलेगा। इन्होंने अपने वर्क से गॉड को प्रेज किया है, गॉड की तारीफ़ें करी हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको विक्टोरियन एज के बैकग्राउंड का थोड़ा सा बताया है और पोइट्री के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। लेकिन अभी तक हमने प्रोज को नहीं देखा, ड्रामा नहीं देखा, नॉवल नहीं देखा। तो बहुत कुछ आपको बताना बाकी है और बहुत जल्द मैं विक्टोरियन एज का सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। कोशिश करूँगा सेकंड पार्ट में पूरी एज को ख़त्म कर दूँ और फिर मॉडर्न एज को शुरू करूँ। और हाँ, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को क्रोनोलॉजिकली पढ़ना चाहते हो, स्टार्टिंग से एक एक एज पढ़ना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से समझाया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे विक्टोरियन एज के पार्ट 2 में। जय हिंद।